कहानी की शुरुआत पार्क ताएजुंग नाम के एक लड़के से होती है जो शहर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। ताएजुंग दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है क्योंकि उसके ऊपर अपने छोटे भाई ताएजिन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी होती है। दोनों भाई अकेले रहते हैं और ताएजुंग अपने भाई को किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहता। काम के अलावा ताएजुंग को प्लांट्स का भी काफी शौक होता है। उसका सपना है कि एक दिन वह अपना छोटा सा गार्डन कैफे खोले जहां वह अपने पसंदीदा प्लांट्स के बीच काम कर सके। उसके दोस्त भी इस काम में उसकी मदद कर रहे होते हैं। उसकी जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड सूजी भी है और दोनों जल्द शादी करने वाले होते हैं। पैसे कम होने की वजह से उनके पास महंगी एंगेजमेंट रिंग्स नहीं होती, इसलिए दोनों ने मैचिंग ब्रेसलेट्स पहन रखे होते हैं। ताएजुंग के लिए ये छोटी सी चीज भी काफी मायने रखती है। एक दिन डिलीवरी करते वक्त एक अमीर लड़की और उसका बॉयफ्रेंड ताएजुंग के हाथ से पार्सल छीनकर सड़क पर फेंक देते हैं। ताएजुंग को गुस्सा आता है और वह अपनी बाइक से दोनों का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वह दोनों का रास्ता रोक लेता है और सड़क पर फेंका हुआ खाना उठाकर उनसे उसके पैसे मांगता है। आसपास लोग जमा हो जाते हैं और मजबूरी में वह लड़का ताएजुंग को पैसे दे देता है। इसके बाद ताएजुंग अपने भाई ताएजिन से मिलने जाता है। ताएजिन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इसलिए ताएजुंग उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाता है। साथ ही वह उसके अकाउंट में पैसे भी भेज देता है ताकि उसकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। कुछ समय बाद ताएजुंग अपने कैफे की तैयारी में लग जाता है। उसके दोस्त डेकोरेशन कर रहे होते हैं और सूजी भी उनके लिए खाना लेकर आती है। ताएजुंग की जिंदगी भले ही स्ट्रगल से भरी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका छोटा सा सपना पूरा होने लगा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी इसी जिंदगी को खत्म करने की तैयारी कर चुका है। अगले दिन ताएजुंग रोज की तरह सुबह उठकर खाना तैयार करता है और डिलीवरी के काम पर निकल जाता है। एक बिल्डिंग में पार्सल पहुंचाने के बाद वापस आते वक्त लिफ्ट उसके बिना ऊपर चली जाती है, इसीलिए उसे स्टेयर्स से नीचे आना पड़ता है। इसी दौरान उसकी नजर एक प्लांट पर पड़ती है जो गलत जगह रखे होने की वजह से खराब हो रहा होता है। प्लांट्स की समझ होने के कारण ताएजुंग उसे धूप से हटाकर सही जगह रख देता है और ओनर के लिए एक छोटा सा नोट भी छोड़ देता है कि प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। इसके बाद रास्ते में एक बूढ़ी औरत उससे अपना सूटकेस दूसरी तरफ ले जाने में मदद मांगती है। ताएजुंग बिना ज्यादा सवाल किए उसका सूटकेस उठाकर दूसरी तरफ पहुंचा देता है। शाम को वह एक कन्वीनियंस स्टोर के पास बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उसे एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। फोन एक लड़की का होता है। वह उसे कॉल करके कहती है कि अगर ताएजुंग उसका फोन उसके बताए हुए एड्रेस तक पहुंचा देगा तो उसे 3 लाख वन मिलेंगे। ताएजुंग पहले मना करता है क्योंकि उसे अपने डिलीवरी काम पर भी जाना होता है, लेकिन इतने पैसे सुनकर वह तैयार हो जाता है। लड़की उसे एक सुनसान टनल का एड्रेस देती है। ताएजुंग वहां पहुंचता है तो जगह उसे थोड़ी अजीब लगती है। लड़की दोबारा कॉल करके बताती है कि टनल के अंदर एक इमरजेंसी फोन बॉक्स है और उसे फोन वहीं रखना है। ताएजुंग फोन वहां रख देता है और पास रखे पैसे उठा लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी की ये छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़े प्लान का हिस्सा बन चुकी है। अगली सुबह ताएजुंग को लगता है कि उसने बस एक फोन पहुंचाकर अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। वह अपने भाई के साथ ब्रेकफास्ट करता है और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाने की तैयारी करता है। लेकिन दोपहर में तेज बारिश के बीच अचानक पुलिस उसके घर और कैफे पर पहुंच जाती है। ताएजुंग कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस वाले उसे जमीन पर गिराकर गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद बाहर मौजूद जर्नलिस्ट उसे घेर लेते हैं। हर कोई उससे एक लड़की के रेप और मर्डर के बारे में सवाल कर रहा होता है। ताएजुंग उस लड़की को जानता तक नहीं होता। पुलिस उसे बताते हैं कि लड़की की लाश मिली है और उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो सीधे ताएजुंग को इस क्राइम से जोड़ रहे हैं। ताएजुंग बार बार कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन खबर इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही समय में पूरा देश उसे एक खूंखार क्रिमिनल समझने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि लड़की की लाश उसी सूटकेस में मिली थी जिसे उसने एक दिन पहले उस बूढ़ी औरत की मदद करते हुए उठाया था। अब ताएजुंग को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब उसके साथ कैसे हो रहा है। उसकी प्राइवेट पिक्चर्स तक इंटरनेट पर लीक कर दी जाती है और सूजी के मन में भी शक पैदा होने लगता है। फिर भी सूजी पूरी तरह उससे अलग नहीं होती। वह एक लॉयर हायर करके उसकी मदद करने का फैसला करती है। लॉयर कहता है कि अगर वे साबित कर दें कि मर्डर के वक्त ताएजुंग किसी और जगह था तो शायद वह बच सकता है। इसके लिए उसकी पिछले 2 दिनों की पूरी टाइमलाइन निकाली जाती है। डिलीवरी रिसीप्ट्स, सीसीटीवी फुटेज और जिन जिन जगहों पर वह गया था वहां के लोगों से बात की जाती है। पहली नजर में लगता है कि ताएजुंग के पास खुद को बचाने के लिए काफी एविडेंस है, लेकिन कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एक एक करके उसकी टाइमलाइन के गैप्स दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले उस डिलीवरी की बात होती है जहां ताएजुंग को सामान्य से ज्यादा वक्त लगा था। ताएजुंग बताता है कि वहां उसने एक खराब प्लांट देखा था
और उसे सही जगह रख दिया था। लेकिन प्रोसिक्यूशन उस जगह की तस्वीरें दिखाकर कहता है कि वहां ऐसा कोई प्लांट था ही नहीं। फिर सीसीटीवी में ताए जुंग को एक भारी सूटकेस ले जाते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है कि उसने ये सूटकेस एक बूढ़ी महिला की मदद के लिए उठाया था, लेकिन कैमरा फुटेज में वह बूढ़ी महिला कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद सबसे बड़ा सबूत सामने आता है। जिस फोन को ताए जुंग टनल तक लेकर गया था वह उसी विक्टिम का फोन निकलता है। जीपीएस डेटा भी दिखाता है कि फोन उन्हीं जगहों पर गया था जहां ताए जुंग गया था। और फिर क्राइम सीन की तस्वीर सामने आती है। वहां जमीन पर वही ब्रेसलेट पड़ा होता है जो ताए जुंग और सूजी ने एक दूसरे को दिया था। सूजी ये देखकर टूट जाती है। ताए जुंग लगातार अपनी बेगुनाही की बात करता है, लेकिन अब एविडेंस उसके खिलाफ इतना मजबूत होता है कि कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता। आखिरकार उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। कुछ समय बाद सूजी उससे जेल में मिलने आती है। वह ताए जुंग से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। ताए जुंग अपने हाथ को देखता है तो ब्रेसलेट उसके पास नहीं होता। सूजी समझ जाती है कि क्राइम सीन पर मिला ब्रेसलेट वही था। ताए जुंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेसलेट शायद घर में गिर गया होगा, लेकिन अब उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। वह ब्रेसलेट वापस करके कहती है कि वह ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे पूरी दुनिया मर्डरर मान रही है। ताए जुंग बस उसे जाते हुए देखता रहता है। अब उसकी पुरानी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। ताए जुंग को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया जाता है। यहाँ पहुंचते ही उसे समझ आ जाता है कि बाहर की जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल अब जेल के अंदर होने वाली है। हर कैदी के लिए सख्त रूल्स होते हैं और हर चीज का एक फिक्स्ड टाइम होता है। ताए जुंग को एक नंबर वाली पहचान मिल जाती है और अब वह सिर्फ एक कन्विक्टेड मर्डरर माना जाता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात किम संगरक नाम के एक लॉयर से होती है। किम कहता है कि उसने ताए जुंग की पूरी केस फाइल देखी है और उसे लगता है कि इस मामले में कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। ताए जुंग उसे बताता है कि क्राइम सीन पर मिला ब्रेसलेट उसका नहीं था। उसे याद आता है कि उसका ब्रेसलेट उसके भाई ताए जिन के कमरे में गिर गया था। किम इस बात को इम्पोर्टेंट क्लू मानता है और कहता है कि वह ताए जिन के घर जाकर इसे वेरीफाई करेगा। पहली बार ताए जुंग को लगता है कि शायद कोई उसकी बात पर भरोसा करता है, लेकिन जेल में उसकी ये उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। यहाँ येओ देओक्सू नाम का एक पावरफुल प्रिजनर होता है जो जेल की पूरी हायरार्की अपने हिसाब से चलाता है। गार्ड्स भी उसका साथ देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा और इन्फ्लुएंस दोनों है। जब उसे पता चलता है कि ताए जुंग पर रेप और मर्डर का आरोप है तो वह उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। उसके आदमी ताए जुंग को पकड़कर उसके सामने ले जाते हैं। दियोक्सू उससे उसकी सजा के बारे में पूछता है, लेकिन ताए जुंग कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद उसके आदमी उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दियोक्सू साफ कह देता है कि जेल में कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला वही करेगा। बाद में दो प्रिजनर्स ताए जुंग को बताते हैं कि दियोक्सू पहले लाइफ सेंटेंस पा चुका था, लेकिन अपने पैसे और कनेक्शन से अपनी सजा कम करवा ली थी। उसे रेप के आरोप वाले प्रिजनर्स से खास नफरत भी थी क्योंकि उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही क्राइम हुआ था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से ताए जुंग के खिलाफ लगे आरोप उसके लिए उसे खत्म करने का एक और रीजन बन जाते हैं। कुछ कैदी ताए जुंग के पास आकर कहते हैं कि वे उसे दियोक्सू से बचा सकते हैं। ताए जुंग उनकी बात मान लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग खुद दियोक्सू के आदमी हैं। वे उसे बाथरूम में ले जाते हैं जहां पहले से कई प्रिजनर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ताए जुंग के साथ वहां बुरा व्यवहार किया जाता है और कोई गार्ड उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। अगले दिन उसकी हालत पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी किम उससे दोबारा मिलता है और उसे इससे भी बुरी खबर देता है। जब वह ताए जिन से मिलने उसके घर पहुंचा था तब ताए जिन की मौत हो चुकी थी। उसने अपनी जान ले ली थी। ये सुनकर ताए जुंग के पास बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसका भाई, जिसके लिए वह पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा था, अब इस दुनिया में नहीं था। ताए जुंग शुरुआत में उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे योंग की बातें उसके अंदर जगह बनाने लगती हैं। अब वह अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता। वह रोज एक्सरसाइज करना शुरू करता है, बुक्स पढ़ता है और प्रिजन वर्कशॉप में काम सीखता है। प्लांट्स का पुराना शौक भी वह नहीं छोड़ता। जेल के एक खाली हिस्से में वह पौधे उगाना शुरू कर देता है। एक गार्ड उसे सीड्स लाकर देता है और ताए जुंग खुद जमीन तैयार करके उनमें पौधे लगा देता है। दिन गुजरते जाते हैं। दियोक्सू के आदमी उसे परेशान करते रहते हैं, कई बार मारते भी हैं, लेकिन अब ताए जुंग हर अटैक से पहले से ज्यादा मजबूत होता जाता है। वह वर्कआउट करता है, खाना खाता है और अपने शरीर को मजबूत करता रहता है। योंग उसे बुक्स देता है और जेल में सरवाइव करने के तरीके बताता है। कुछ समय बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर एन यो हान नाम का एक बहुत अमीर आदमी हजारों सर्वेलेंस कैमरास पर नजर रख रहा होता है। वह लोगों की जिंदगी को दूर बैठकर देख सकता है। उसकी नजर में ये लोग बस पीसेस होते हैं। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश होती है
जिसे वह अपने किसी खास प्लान में इस्तेमाल कर सके। उधर ताई जुंग अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने में लगा रहता है। समय गुजरता जाता है, 1 साल बीतता है, फिर कई साल। आखिर योंग को जेल से बाहर जाने का मौका मिल जाता है। जाने से पहले वह ताई जुंग से कहता है कि बाहर की जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसे जिंदा रहना होगा। ताई जुंग उसे रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया था तभी योंग ने उसके अंदर दोबारा जीने की वजह पैदा की थी। योंग के जाने के बाद ताई जुंग चर्च में उसका काम संभाल लेता है। 5 साल गुजरते गुजरते उसका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह बदल चुके होते हैं। जो लड़का कभी जेल में अपना बचाव तक नहीं कर पाता था, अब वही किसी भी खतरे के सामने खड़ा हो सकता था। लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अपने भाई की मौत का सच जानने की उसकी चाहत अभी भी बाकी होती है। उसे यकीन है कि जिस इंसान ने उसे इस हालत तक पहुंचाया वह अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। इसी दौरान कहानी पहली बार उस आदमी पर आती है जो इस पूरे सिस्टम के पीछे होता है। उसका नाम अन योहान है। योहान देखने में काम और सक्सेसफुल आदमी होता है। उसके पास पैसा, बड़ी कंपनी और इतना बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क होता है कि वह हजारों कैमरास को एक साथ देख सकता है। लेकिन उसकी असली दिलचस्पी लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करने में होती है। एक ऑक्शन में एक रेयर स्कल्पचर की बिडिंग चल रही होती है। योहान ऑनलाइन बैठकर लगातार बिड बढ़ा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन शिन म्योंग हो हर हाल में उस स्कल्पचर को खरीदना चाहता है। बाद में पता चलता है कि चेयरमैन शिन अपने बेटे को बचाने के लिए योहान की मदद ले रहा था। उसके बेटे का एक गंभीर क्राइम में नाम आया होता है और योहान के पास उसका सॉल्यूशन होता है। बदले में उसे वही स्कल्पचर चाहिए होती है। ऑक्शन की कीमत अरबों वन तक पहुंच जाती है और आखिरकार चेयरमैन शिन उसे खरीदकर योहान को दे देता है। इसके बाद योहान उसे बताता है कि उसके बेटे के क्राइम की जिम्मेदारी लेने वाला आदमी जेल में मर चुका है। असल में उस आदमी ने वही किया था जो योहान चाहता था। उसने अपनी जिंदगी खो दी ताकि असली अपराधी बच जाए। यही योहान का पूरा काम होता है। जब कोई पावरफुल या अमीर आदमी क्राइम करता है तो योहान उसके लिए एक इनोसेंट इंसान ढूंढता है। फिर उस इंसान की पूरी जिंदगी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। उसके सीसीटीवी रिकॉर्ड्स, डीएनए और पर्सनल चीजों को यूज करके ऐसे एविडेंस तैयार किए जाते हैं जिनसे बाद में वही इंसान क्राइम का आरोपी बन जाए। योहान ऐसे लोगों को एवेटार्स कहता है। दूसरी तरफ जेल में डियोक्सू के आदमी एक बार फिर ताई जुंग पर हमला करने आते हैं, लेकिन इस बार ताई जुंग पहले जैसा नहीं होता। वह अकेले कई लोगों को गिरा देता है और डियोक्सू को साफ वार्निंग देता है कि दोबारा उसके रास्ते में आया तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। डियोक्सू पहली बार समझता है कि ताई जुंग अब बदल चुका है, लेकिन ताई जुंग का ध्यान डियोक्सू पर नहीं है। उसे जेल से निकलने का रास्ता चाहिए। वह गार्ड्स की शिफ्ट्स और प्रिजन की सिक्योरिटी को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि शिफ्ट बदलते वक्त कुछ समय का गैप आता है। इसके लिए उसे एक खास क्लीनिंग एरिया तक पहुंचना होता है। वह एक गार्ड के सामने खुद को इस तरह अरेंज करता है कि उसे वहां काम करने का मौका मिल जाए। फिर उसे कीज की कॉपी बनाने का तरीका मिलता है। चर्च में इस्तेमाल होने वाली ग्रीन स्पंज की मदद से वह कीज का मोल्ड तैयार करता है। बाद में वर्कशॉप में उसी मोल्ड से डुप्लीकेट की बनाने की कोशिश करता है। पूरा प्लान वह इतने समय से चुपचाप तैयार कर रहा होता है कि किसी को कोई शक तक नहीं होता। उधर योहान भी अपना काम जारी रखता है। उसकी नजर में प्रिजनर्स सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं है, वे उसके फ्यूचर बिजनेस का हिस्सा हैं। वह पुलिस और प्रिजन ऑफिसर्स तक से कनेक्शंस बनाता है और धीरे धीरे प्रिजनर्स को अपने प्राइवेट खेल में इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अब ताई जुंग का एस्केप प्लान तैयार हो चुका होता है। उसके पास कीज के मोल्ड होते हैं और एक गार्ड का भरोसा जीतकर वह वर्कशॉप तक भी पहुंच जाता है। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम आती है। प्रिजन में एक डॉक्टर प्रिजनर्स को वैक्सीन देने पहुंचता है। बाकी कैदी वैक्सीन लेने चले जाते हैं, लेकिन ताई जुंग वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि उसे भी वैक्सीन लेना पड़ेगा तो वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे एक अलग इंजेक्शन दे देता है। ताई जुंग को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या पहुंचाया गया है। उसी वक्त उसे एस्केप का मौका मिल जाता है। वह चर्च से निकाले गए एक नेल की मदद से इलेक्ट्रिक सिस्टम में छोटा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। गार्ड्स उस प्रॉब्लम को चेक करने जाते हैं और ताई जुंग सिक्योरिटी कार्ड लेकर आगे बढ़ जाता है। वह प्रिजन यूनिफॉर्म के नीचे सिविलियन क्लोथ्स पहनता है और वेंट्स के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वह प्रिजन से बाहर भी निकल जाता है। कई साल बाद पहली बार उसे खुली हवा महसूस होती है। उसे लगता है कि वह सच में बच निकला है, लेकिन तभी उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही दूरी पर वह गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि उस इंजेक्शन में वॉरफैरिन यानी रैट पॉइजन था। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिलता तो वह बच नहीं पाता। नो योंगसिक नाम का एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है और विटामिन्स की वजह से पॉइजन का असर कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन ताई जुंग की एस्केप पूरी तरह फेल हो जाती है। उसे दोबारा प्रिजन में पहुंचा दिया जाता है। इस बार डियोक्सू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह अपने आदमियों के साथ इन्फर्मरी में
उस पर हमला करवा देता है। गार्ड्स शुरुआत में भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि डियोक्सू के लोग रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन अब ताएजुंग खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। वह एक एक करके अटैकर्स को गिराता है और आखिर में उसका सीधा मुकाबला डियोक्सू से होता है। डियोक्सू उसे कई बार घायल करता है, लेकिन ताएजुंग पीछे नहीं हटता। आखिरकार ताएजुंग उसे हरा देता है और उसका कान काट देता है। डियोक्सू की जेल वाली रेपुटेशन वहीं खत्म हो जाती है। ताएजुंग को पनिशमेंट के तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। वहां उसे फिर अपने भाई की याद आती है। वह सोचता है कि अगर उस वक्त वह अपने भाई के साथ होता तो शायद उसे बचा पाता, लेकिन अब उसके पास पीछे देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी समय योहन प्रिजन अथॉरिटीज के साथ एक डील कर चुका होता है। उसे ऐसे प्रिजनर्स चाहिए होते हैं जिन्हें वह अपने एक खास खेल में इस्तेमाल कर सके। कुछ ही समय बाद ताएजुंग और कई दूसरे कैदियों को जेल से बाहर निकालकर ट्रक्स में दूसरी जगह ले जाया जाता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे एक बिल्कुल अलग फैसिलिटी में पहुंच चुके होते हैं और सामने खुद अन योहान खड़ा होता है। ताएजुंग और बाकी कैदियों को एक आलीशान कॉम्पाउंड में लाया जाता है। पहली नजर में ये जगह जेल जैसी बिल्कुल नहीं लगती। हर कैदी के लिए अलग रूम होता है, अच्छे कपड़े और खाना दिया जाता है और हर चीज जरूरत से ज्यादा कंट्रोल्ड होती है। ताएजुंग को शुरुआत से ही शक होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अगर उन्हें सच में आजाद करना होता तो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। रात होते ही वह रूम से बाहर निकलकर रास्ता ढूंढने लगता है। वह कॉरिडोर्स और गार्ड्स की मूवमेंट देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी ही उसके सामने खुद अन योहान आ जाता है। योहान बिल्कुल परेशान नहीं होता। वह ऐसे बात करता है जैसे ताएजुंग कोई गेस्ट हो। वह सिर्फ इतना बताता है कि ताएजुंग को यहाँ एक खास प्लान के लिए लाया गया है। ताएजुंग पूछता है कि वह आखिर कौन है, लेकिन योहान उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। अगले दिन प्रिजनर्स को बताया जाता है कि वे एक खास मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये कोई सामान्य गेम नहीं है। इसी दौरान जियोंग नाम का एक कैदी ताएजुंग के करीब आने की कोशिश करता है। उसने ताएजुंग की स्ट्रेंथ देखी होती है और जानता है कि वह दूसरे प्रिजनर्स से अलग है। डियोक्सू भी यहाँ पहुंच चुका होता है और ताएजुंग से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस जगह पर भी सब कुछ योहान के कंट्रोल में होता है। उसी दौरान ताएजुंग को पहली बार समझ आने लगता है कि योहान का असली काम कितना बड़ा है। उसके पास इतना बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क होता है कि शहर के हजारों कैमरास तक उसकी पहुंच है। वह लोगों की रूटीन देखता है, उनकी आदतें पता करता है और फिर उसी हिसाब से किसी को चुनता है। ताएजुंग को भी इसी तरह चुना गया था। योहान जानता था कि ताएजुंग डिलीवरी बॉय है, उसे प्लांट्स पसंद है, वह अपने भाई के लिए पैसे भेजता है और जहां भी किसी को मदद की जरूरत होती है वहां रुक जाता है। इसीलिए उसका ट्रैप इतना आसानी से काम कर गया। जिस बिल्डिंग में खराब प्लांट रखा गया था वह भी उसके प्लान का हिस्सा था। ताएजुंग उसे देखकर रुका। दूसरी तरफ योहान अमीर लोगों से पैसा लेकर उनके क्राइम्स का जिम्मा इनोसेंट लोगों पर डालता रहता है। यही उसका पूरा बिजनेस होता है। इसी वजह से उसे अब नए प्रिजनर्स चाहिए होते हैं। वह प्रिजन ऑफिसर्स और पावरफुल लोगों के साथ डील करता है और कुछ ही समय में इन कैदियों को अपने कंट्रोल में ले आता है। वह साफ कह देता है कि ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है। यहाँ कोई रूल्स नहीं होंगे। कोई किसी की कार छीन सकता है, किसी को रास्ते से हटा सकता है और जीतने के लिए जो करना हो कर सकता है। इसी बीच कुछ रिच लोग भी वहां पहुंचते हैं। योहान उन्हें अपना नया बिजनेस मॉडल दिखाना चाहता होता है। उसका प्लान इस डेडली रेस को एंटरटेनमेंट में बदलना होता है, जहां लोग प्रिजनर्स पर पैसा लगाएं और उनकी मौत को भी एक गेम की तरह देखें। धीरे धीरे ये भी सामने आता है कि योहान के कई पावरफुल क्लाइंट्स हैं। हर क्लाइंट के क्राइम के लिए एक अलग इनोसेंट इंसान तैयार किया जाता है और उन लोगों को ही एवेटार्स कहा जाता है। ताएजुंग ये सब जानकर भी योहान तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाया था। अगले दिन रेस की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रिजनर्स को कार्स दी जाती है। कुछ लोग एक दूसरे से अलायंस बनाने लगते हैं और कुछ पहले से तय कर लेते हैं कि किसे टारगेट करना है। ताएजुंग जियोंग की कार को ध्यान से देखता है। उसे मैकेनिकल चीजों की समझ होती है और वह कार को ज्यादा मजबूत बनाने में उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ गैंग जाए योहान के साथ डील करने की कोशिश करता है। डियोक्सू भी अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने का मौका ढूंढ रहा होता है। योहान ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। उसके लिए ये कैदी इंसान कम और गेम के पीसेस ज्यादा होते हैं। रात में ताएजुंग अपनी कार पर काम करता है। वह एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाता है और रेस के रास्ते को दोबारा सोचता है। उसे वही मेटल रैंप याद रहता है जो कॉम्पाउंड से बाहर जाने वाली रोड तक पहुंच सकता था। उसका प्लान सिर्फ रेस जीतना नहीं था। अगर सही मौका मिला
तो वह इसी रेस के केओस का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना चाहता था। उसे ये भी पता था कि योहान उस पर लगातार नजर रख रहा है। सुबह कार स्टार्ट होती है और पूरा कॉम्पाउंड इंजन्स की आवाज से भर जाता है। सभी प्रिजनर्स अपनी जगह ले लेते हैं। योहान ऊपर बैठकर उन्हें देख रहा होता है और उसके आसपास कुछ रिच क्लाइंट्स भी मौजूद होते हैं जो इस रेस पर पैसा लगाने वाले होते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है और अगले ही पल सारी कार्स एक साथ आगे बढ़ जाती है। यदि आप इस कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे होते हैं हम अगला पार्ट अपलोड कर देंगे। और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल देयोगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।